हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज पी ब्लॉक का फाइनल लेक्चर हम लेके आए हैं। आज पी ब्लॉक पूरा हो जाएगा आपका, क्योंकि इनर्ट फैमिली में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, हेलोजन में इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात कर चुका हूं। इधर नाइट्रोजन फैमिली में 2-3 कंपाउंड बचे हुए हैं, फॉस्फीन और नाइट्रिक एसिड। फिर ऑक्सीजन फैमिली के मुझे 2-3 कंपाउंड बताने हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बाकी आप सब पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं एक नए कंपाउंड की, और वो बात करते हैं नाइट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट है HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रिक एसिड जो है वो HNO3 होता है। सबसे पहले बात आती है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का मेथड की बात करते हैं। तो बनाने की विधि, और बनाने की विधि में भी हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में जो बनाने का मेथड है वो है NaNO3 की रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 से, तो बनता है NaHSO4 और HNO3। ये नाइट्रिक एसिड बना है, ठीक है। इस रिएक्शन का प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल है कम वाष्पशील लेस वोलेटाइल एसिड अम्ल अधिक वाष्पशील अम्ल को उसके लवण से पृथक कर सकता है। लेस वोलेटाइल एसिड कैन बी डिस्प्लेस्ड मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर सॉल्ट। मैंने बोला कि कम वाष्पशील अम्ल अधिक वाष्पशील अम्ल को उसके लवण से पृथक कर सकता है। तो इस रिएक्शन को हम देखें तो पहले हम देखेंगे वाष्पशील नेचर, वाष्पशील प्रवृत्ति क्या है। यहां देखेंगे आप वाष्पशील प्रवृत्ति है क्या। तो वाष्पशील प्रवृत्ति की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा वाष्पशील नेचर है वो है HCl की, फिर HBr की, फिर HI की, फिर HF की। इनकी वाष्पशील नेचर ज्यादा है। उसके बाद आता है अपने पास HNO3, H3PO4 और H2SO4। ये है न्यूनतम वाष्पशील, और HCl है अधिकतम वाष्पशील। अब देखो रिएक्शन को मैंने कैसे किया है, ये रिएक्शन हुई कैसे है। यहां मैंने लिया था NaNO3, कौन सा एसिड है HNO3। ये क्या है, मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल अधिक वाष्पशील। H2SO4 क्या है, लेस वोलेटाइल। तो NaNO3 यहां मैंने बोला कि अधिक वाष्पशील अम्ल को उसके लवण से पृथक कर सकता है। अधिक वाष्पशील इसका लवण NaNO3 है, इससे क्या कर सकता है H2SO4 इसको पृथक कर सकता है। HNO3 और क्या बन जाएगा NaHSO4। अब इसमें यहां पे ये रिएक्शन जब होती है ना, तब इसमें थोड़ा सा हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है। एक चीज और मैं बता देता हूं, ये तो रिएक्शन हो गया बनाने का मेथड कि नाइट्रिक एसिड कैसे बनाना है हमें, एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा इसमें मैं 2-3 चीजें आपको और बताता हूं जो आगे आपके बहुत यूज में आएगी। देखें, और क्या आएगा देखो, और क्या आ सकता है, और ये आएगा कि ऑक्सीकारक क्षमता देखें आप, F2Cl2 Br2I2।
ये हम पढ़ चुके हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैंने बोला था निम्न परमाणु क्रमांक वाला हैलोजन उच्च परमाणु क्रमांक वाले हैलोजन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। एक है F2HNO3 Cl2H2SO4 Br2I2 और H3PO4। एक ये भी ध्यान रखोगे आप, एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर और आता है F2O2Cl2N2। ये 3 ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर है जो पता होना चाहिए। अब देखो कंसंट्रेट H2SO4 से HI एंड HBr नहीं बनाए जा सकते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 से HI व HBr नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि H2SO4 I2 व Br2 से प्रबल ऑक्सीकारक है, जिसके कारण HI व HBr को I2 व Br2 में क्रमशः ऑक्सीकृत कर देगा। देखो कैसे, जैसे मैंने लिया CaF2 और ये H2SO4, तो यहां एसिड कौन, HF, तो ये तो लेस वोलेटाइल है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा HF और CaSO4। अब मैं लेता हूं NaCl और H2SO4, ये कौन सा एसिड है, HCl, ये लेस मोर वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल है, इसको डिस्प्लेस कर देगा HCl और क्या बन जाएगा Na2SO4। ऐसे मैंने बोला NaNO3 और H2SO4, तो क्या बन जाएगा HNO3 और NaHSO4, क्योंकि ये किसका है, HNO3 का। ये रिएक्शन तो हो रही है, बट यहां प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं लेता हूं NaBr और ये कंसंट्रेट H2SO4, तो यहां HBr, अब HBr तो लेस वोलेटाइल है, ये H2SO4 लेस वोलेटाइल है, तो उसको डिस्प्लेस करेगा, तो HBr बनाएगा Na2SO4 बनाएगा, बट HBr का H2SO4 क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। HBr का H2SO4 ऑक्सीडेशन कर देगा क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग F2HNO3Cl2 का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब ये बन गए, HF भी बन गया, HCl भी बन गया, HNO3 भी बन गया, बट यहां तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, यहां ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, HBr को कहां ले जाएगा, Br2 में। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे NaI या H2SO4, तो क्या बनेगा, I2 बनेगा। हां, अगर Ki और H3PO4 ले लें, तो क्या H3PO4 I2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या, नहीं, ये तो पीछे चला गया, पीछे चला गया ना ये, तो इसका मतलब यहां क्या होगा, यहां K3PO4 और HI बनाया जा सकता है। तो H2SO4 से HI और HBr का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनको H2SO4 ऑक्सीकृत कर देगा, किसमें, I2 और Br2 में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पता होना चाहिए किससे क्या बनेगा। HNO3 बनाया जा सकता है, HCl बनाया जा सकता है, HF बना सकता है, क्योंकि इनका H2SO4 ऑक्सीडेशन नहीं करता है, बट HBr और HI नहीं बनाया जा सकता, इनका H2SO4 ऑक्सीडेशन कर सकता है, क्योंकि इनसे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो हाँ कि ना। तो ये मैंने साथ में कंसेप्ट बताया रिएक्शन का, लेस वोलेटाइल मोर वोलेटाइल एसिड को कैसे डिस्प्लेस करता है। अब इसके बाद अदर मेथड और क्या है NO2 बनाने का। अदर मेथड है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, अदर मेथड ओस्टवाल्ड प्रक्रिया। इससे कैसे बनता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से कैसे बनता है, तो देखो इधर ये 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले फर्स्ट स्टेप NH3 का
वायु के द्वारा ऑक्सीकरण। सबसे पहले NH3 का वायु के द्वारा क्या करेंगे, हम ऑक्सीकरण करेंगे। तो NH3 का ऑक्सीकरण करना है एयर के द्वारा, तो 4NH3 5O2 ये आ गई आपकी एयर। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कैटेलिस्ट यहां लगेगा PTRH, इसको बोलते हैं गोज उत्प्रेरक, और बन जाएगा 4NO 5H2O। फिर 4 सेकेंड स्टेप, ये NO है, NO की रिएक्शन कराएंगे O2 से, 4NO O2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, NO तुरंत O2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है 4NO2, 4NO2 में चला जाएगा। फिर NO2 मिक्स्ड विथ H2O, NO2 को H2O के साथ क्या करेंगे, मिक्स्ड करेंगे। तो जब यहां NO2 के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, इसका जल अपघटन हो जाएगा 3NO2 और ये H2O बनेगा HNO3 प्लस NO, और ये NO वापस से NO क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। इस प्रकार से हम इसमें भी हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। अब यहां पे HNO3 की सांद्रता 68% तक डिस्टिलेशन आसवन से बढ़ाई जा सकती है। HNO3 की सांद्रता 68% तक आसवन से बढ़ाई जा सकती है तथा 98% तक बढ़ाने के लिए कंसंट्रेट H2SO4 उपयोग में लिया जाता है। सॉरी, जो निर्जलीकारी का कार्य करता है। यहां जो नाइट्रिक एसिड बना यह है डाइल्यूट, मतलब तनु, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, 68% तक लेके जाना है, तो मैं इसको आश्रित कराऊंगा, वाटर वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और 98% तक बढ़ानी है तो कंसंट्रेट H2SO4 डालूंगा, HNO3 बन जाएगा 98% कंसंट्रेशन का। तो दिस इज ओस्टवाल्ड प्रक्रम। अब देखो HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक है, HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। कंसंट्रेट HNO3 सबसे ज्यादा, फिर डाइल्यूट HNO3, फिर वेरी डाइल्यूट HNO3। ये क्या हो गई, ऑक्सीकारक क्षमता, ये हो गई ऑक्सीकारक क्षमता। सबसे ज्यादा कंसंट्रेट HNO3, फिर डाइल्यूट HNO3, और सबसे कम कौन हो जाएगा, वेरी डाइल्यूट HNO3। अब इसकी हम बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो देखिए इधर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो यहां पे ये है कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इसकी ऑक्सीकारक क्षमता, ठीक है, निम्न पर निर्भर करती है, निम्न पर निर्भर करती है। इसकी ऑक्सीकारक क्षमता निम्न पर निर्भर करती है। पहली है कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, आपने कितनी कंसंट्रेशन का लिया है। दूसरा
टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लिया है? तीसरा नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मैंने बोला कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इसकी ऑक्सीकारक क्षमता निम्न पर निर्भर करती है, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मेटल, ठीक है, या ऑक्सीकारक उत्पाद निम्न पर निर्भर करता है कि जब ऑक्सीकरण करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा, वो कंसंट्रेशन कितनी है, टेम्परेचर कितना लिया है, किसका करवा रहे हो, मेटल कैसा है और नॉन मेटल कैसा है। ठीक है, तो देखो इधर HNO3 है, HNO3 और ये H2O बनाएगा क्या, H3O प्लस और NO3 माइनस। अब जब ये ऑक्सीकरण करेगा, किसका भी ऑक्सीकरण कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन NO3 माइनस वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो हो सकता है NO3 माइनस NO2 में चला जाए, भाई ये तो +5 है, हो सकता है +5 से +4 में आ जाए, हो सकता है NO +2 में चला जाए, हो सकता है N2O +1 में आ जाए, या फिर हो सकता है NH4 NO3 बना दे, मतलब -3 और +5 में आ जाए, या हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर ले, H प्लस एक्सेप्ट कर ले, तो कौन सी गैस बाहर आ सकती है, H2 गैस बाहर आ सकती है। मतलब NO3 माइनस HNO3 का NO3 माइनस जब ऑक्सीडेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये +5 से +2 4 में भी जा सकता है, +2 में भी जा सकता है, +1 में भी जा सकता है और +-3 में भी जा सकता है, और H3O भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इतने पॉसिबल प्रोडक्ट है, डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कितनी ली है, टेम्परेचर कितने पे करवा रहे हो, मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। ठीक है, अब इसके हम उत्पाद पढ़ेंगे कि क्या उत्पाद बनाता है। तो मैं एक बार बोर्ड साफ कर देता हूं पूरा, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। देखें, अगर आपने कंसंट्रेट HNO3 लिया है, या तो आप ये ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो डाइल्यूट HNO3, दो की बात करेंगे हम, वेरी डाइल्यूट HNO3 की हम यहां बात नहीं करेंगे। कंसंट्रेट HNO3 लोगे तो अगर ये मेटल के साथ गया, मेटल है, ठीक है, तो यहां पे मैं ये बोल रहा हूं मेटल अबाउ H इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज पढ़ेगी, यदि वो धातु इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H से ऊपर है, यदि वो धातु इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H से ऊपर है तो बनेगा मेटल नाइट्रेट प्लस कौन सा बाहर आएगा, NO2 बाहर आएगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है SN। SN कंसंट्रेट HNO3 से जाएगा तो बनाएगा H2SNO3, ठीक है, साइड में H2SNO3 बनाएगा और साइड में कौन सी गैस बाहर आएगी, NO2 बाहर आएगी। इसका नाम है मेटा स्टेनिक एसिड। यदि वो मेटल बिलो H इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यदि वो मेटल H से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो फिर यह ध्यान रखना, फिर यहां यह ध्यान रखना कि बनेगा वही मेटल नाइट्रेट और प्लस
NO2। तो यहां तो कोई कंसेप्ट नहीं है। फिर एक नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल अगर है तो नॉन मेटल का क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड, और कौन सी गैस बाहर आएगी, NO2। तो आप कंफ्यूज क्यों होते हो, मैं बोल रहा हूं कंसंट्रेट HNO3 के साथ हमेशा क्या बाहर आती है, NO2 बाहर आती है। अब नॉन मेटल अगर आपने लिया है तो नॉन मेटल की बात करूं, जैसे आपने I2 लिया, P4 लिया, सल्फर ले लिया, कार्बन ले लिया, बोरोन ले लिया, ठीक है। इसके अलावा SO3-2 लिया या SO2 लिया, ये भी बता देता हूं। तो I2 का ऑक्सी एसिड बनाएगा HiO3, P4 का ऑक्सी एसिड बनाएगा H3PO4 पेरेंट ऑक्सी एसिड, S8 का ऑक्सी एसिड बना देगा H2SO4, कार्बन का बना देगा H2O प्लस CO2, बोरोन का बना देगा H3BO3, यहां इसको कर देगा SO4-2 में। यदि आपने C2O4-2 लिया है, ऑक्सीलेटर लिया है, तो CO2 और H2 और खुद किस में जाएगा, NO2 में। कौन, HNO3। ये लो ऑक्सी एसिड बनाएगा। नॉन मेटल का अगर करवाओगे या फिर ये लिए हैं आपने, इनका करवाओगे तो हमेशा ये किस में जाएगा, इसमें जाएगा। अब डाइल्यूट HNO3 लिया है तो मेटल अबाउ H इन ECS, तो मेटल नाइट्रेट प्लस N2O बनाएगा, और मेटल बिलो H इन ECS तो फिर बनाएगा मेटल नाइट्रेट प्लस NO बनाएगा। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वो मेटल H से ऊपर है तब तो N2O, और नीचे है तो NO, और अगर नॉन मेटल है तो रिएक्शन नहीं करेगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बोलो हां कि ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो इधर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, बेरिलियम, गैलियम, प्लेटिनम, गोल्ड कंसंट्रेट HNO3 में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ये वाले। तो इनका रीजन मैंने बताया था, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ऑक्साइड लेयर बन जाती है। ये नोबल मेटल है, ये नोबल मेटल, उत्कृष्ट धातु केवल एक्वा रेजिया में विलय होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में है, उस क्वेश्चंस को हम लगाने की बात करते हैं। जैसे मैंने लिया कॉपर, तो कॉपर कंसंट्रेट HNO3। अच्छा, इसमें भी एसन तो एक्सेप्शन चलेगा, एक्सेप्शन है मतलब अपवाद है एसन का। एसन जो है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या देता है, SnO2, और देता है NH4NO3। तो एसन को तो अलग रख दिया मैंने। कॉपर की बात करता हूं मैं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ कॉपर आया, ओके। तो कॉपर और डाइल्यूट HNO3 के साथ आया, तो कंसंट्रेट के साथ तो हमेशा क्या आता है, NO2। तो CuNO3 का होल ट्वाइज और क्या बन गया, NO2 बन गया। डाइल्यूट HNO3, अब डाइल्यूट HNO3 के साथ N2 भी आ सकता है या NO भी आ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H नीचे आता है, ठीक है। तो यहां CuNO3 का होल ट्वाइज और कौन सा बाहर आएगा, H नीचे आता है तो कौन सा, NO बाहर आएगा, ये ध्यान रखना है। अब अगर मैं जिंक की बात करूं तो कंसंट्रेट HNO3, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, NO3 का होल ट्वाइज और हमेशा कौन सा आता है, NO2 आता है। डाइल्यूट की बात करता हूं, डाइल्यूट HNO3 तो ECS में H से ऊपर आता है, और यहां ये ECS में H से नीचे आता है। तो यहां आएगा तो क्या बनेगा, ZNO3 का होल ट्वाइज, और अगर ऊपर आता है तो कौन सी गैस आएगी,
N2O गैस आएगी। ये है नाइट्रिक एसिड। एक सिंपल सा कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, नाइट्रिक एसिड के साथ हमेशा कंसंट्रेट के साथ हमेशा NO2 ऊपर आया तो NO, N2O नीचे आया तो NO। ये सीधा सा कंसेप्ट इसका है। अब मैं इसके साथ एक्वारेजिया के साथ भी रिएक्शन बता देता हूं आपको यहीं पे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं प्लेटिनम व गोल्ड। ये केवल एक्वारेजिया में विलय होते हैं। केवल किस में विलय होते हैं? एक्वारेजिया में विलय होते हैं। एक्वारेजिया किसको बोलते हैं? HNO3 कंसंट्रेट प्लस HCl, ये भी कंसंट्रेट 1:3, इसको हम एक्वारेजिया बोलते हैं। और यहां रिएक्शन क्या होगी? 3HCl प्लस HNO3, पहले ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा NOCl प्लस 2H2O और ये Cl, NOCl प्लस 2H2O 2Cl। तो ये Cl रिएक्टिंग स्पीसीज है। फिर ये Cl रिएक्ट करेगा, ठीक है, और आगे रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन हो रही है, तो यहां क्या होगा? प्लेटिनम को डालो और बोला एक्वारेजिया, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा H2PtCl6, H2PtCl6। और गोल्ड को डालो एक्वारेजिया में, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा HAuCl4, ये वाला बनेगा। एसिड बनेंगे, ये प्लेटिनिक एसिड है, ये ओरिक एसिड है, ये +3 में है और ये +4 में है। साइड में आपके पास बनेगा क्या? NOCl बनेगा, ठीक है, NOCl, ये NOCl, मतलब NOCl भी टूट जाता है, साइड में NO आएगा, NO आएगा जो कि क्या है? कलरलेस है। अगर एयर के कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो NO2 में ब्राउन में क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा, अदरवाइज NO बनेगा। ये एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन के सभी कंपाउंड मैंने क्या कर दिए? यहां पे खत्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें हम, वो है फोस्फीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड है फोस्फीन, PH3। फोस्फीन, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है फोस्फीन की। तो फोस्फीन की प्रॉपर्टीज यह रंगहीन है, रंगहीन है, सड़ी हुई मछली जैसी गंध है। रंगहीन है, सड़ी हुई मछली जैसी
गंध है। ऑक्सीकारकों जैसे Cl2 है, Br2 है, Cl2 Br2 व HNO3 की वाष्प के संपर्क में आने पर विस्फोटक हो जाती है। ये भी देखें, अगर ऑक्सीकारक के कांटेक्ट में आएगी तो ये क्या हो जाएगी, विस्फोटक हो जाएगी। जल में आंशिक रूप से घुलनशील है, जल में आंशिक रूप से घुलनशील है, जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। pH3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। pH3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर H2 व रेड फोस्फोरस देता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। CuSO4 व कॉपर सल्फेट में अगर अवशोषित करें तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या बनाएगी, फोस्फाइड बनेगी। CuSO4 अथवा HgCl2 में व HgCl2 में अवशोषित करने पर फोस्फाइड देती है। मतलब ये बोलूं CuSO4 और PH3 तो क्या है, ये Cu+2 है, इसमें क्या है P-3 है। फॉर्मूला बना दो Cu3P2। ऐसे में बात करूं HgCl2 और ये PH3, इसमें कौन है P-3 है, इसमें कौन है Hg+2 है। तो रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Hg3P2। तो ये तो हो गया क्यूप्रिक फोस्फाइड, ये हो गया मर्क्यूरिक फोस्फाइड। तो करस्पॉन्डिंग क्या बनाती है, ये उनके साथ फोस्फाइड बनाती है। ठीक है। और दूसरा इसका ये है कि NH3 की तुलना में कम क्षारीय है, NH3 की तुलना में कम क्षारीय है। बट PH3 और HI अगर बनाओगे तो PH4I, इसका नाम हो जाएगा फोस्फीनियम आयोडाइड। ठीक है। अब इसका उपयोग क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखेंगे। पहले इसके ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। रंगीन है, सड़ी हुई मछली जैसी गंध है, ऑक्सीकारकों के संपर्क में आती है तो विस्फोटक हो जाती है, जल में आंशिक रूप से घुलनशील है, pH3 का जलीय विलयन प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर H2 और रेड फोस्फोरस देता है, CuSO4 HgCl2 में एब्जॉर्ब करने पर फोस्फाइड देती है। करस्पॉन्डिंग NH3 की तुलना में कम क्षारीय है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा बेसिक है और ये एसिड की तरह बिहेव करती है। ये यहां इस रिएक्शन में क्या है, क्षार की तरह कार्य करती है। तो ये लोन पेयर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा PH4+ और I- जो मैंने यहां बताया है। इसके बाद इसका उपयोग, इसके बाद आता है इसका उपयोग। उपयोग की बात करें, इसका उपयोग क्या उपयोग है इसका मेनली, उपयोग क्या है, तो उपयोग है इसका स्वतः दहन प्रदर्शित करती है। तो इसको मैं बोल दूं PH3 की स्वतः दहन प्रवृत्ति होने के कारण इसका उपयोग
होम्स सिग्नल या होम्स संकेत में किया जाता है। होम्स सिग्नल क्या होते हैं? होम्स संकेत बोल दो या होम्स सिग्नल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मतलब क्या होता है? जब समुद्र में हमें संकेत देने हो, एक शिप से दूसरे शिप में संकेत देने हो, तो वहां कैसे दिए जाएंगे वो देखिए आप इधर। हमें Ca3P2 कैल्शियम फोस्फाइड प्लस CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इनका मिक्सर लेना है और समुद्र में फेंका जाता है। तो देखो आप इधर, इसका भी जल अपघटन होगा, तो इसके जल अपघटन से तो बनेगा, क्योंकि इसमें कौन है? फोस्फाइड। इसके जल अपघटन से बनेगा PH3, दहन होगा, वह धूम्र उत्पन्न होंगे, दहन होगा और धूम्र उत्पन्न होंगे। इसके जल अपघटन से एसिटाइलिन बनता है। यह क्या करेगा? धूम्र को कलर देता है। ठीक है, तो PH3 जब जलेगा तो धूम्र जनरेट होंगे ऐसे, और उसको कलर्ड कौन बनाएगा? उसको कलर्ड बना देगा ये एसिटाइलिन। इसको बोलते हैं होम सिग्नल। होम सिग्नल में करते क्या है? कैल्शियम फोस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड की मिक्सर को मिक्स करके समुद्र में फेंक देते हैं, दोनों का जल अपघटन होगा, यहां फोस्फीन बनेगी, इसका स्वतः दहन होगा। स्वतः दहन इसलिए होता है क्योंकि इसमें अशुद्धियां होती है, वो मैं बताने वाला हूं आगे। ये इसका उपयोग हो गया। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, ये बनाई कैसे जा सकती है। बनाने की विधियां, प्रयोगशाला विधि। P4 ले लो, श्वेत फोस्फोरस। श्वेत फोस्फोरस की रिएक्शन कराओ 3NaOH और 3H2O से, तो रिएक्शन बेस के साथ करवा रहे हैं। क्या बनाएगा? CO2 का क्या लिया मैंने? अक्रिय वातावरण। क्या बनेगा? PH3 और 3NaH2PO2, सोडियम हाइपोफोस्फाइट, और ये बन गई साइड में फोस्फीन। ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। शुद्ध अवस्था में ये ज्वलनशील नहीं होती है। शुद्ध अवस्था में यह ज्वलनशील नहीं होती है। शुद्ध अवस्था में यह ज्वलनशील नहीं होती है, परंतु P4 व P2H4 वाष्प की उपस्थिति के कारण, की अशुद्धि के कारण ये ज्वलनशील प्रवृत्ति की हो जाती है। शुद्ध अवस्था में ये ज्वलनशील नहीं होती है, परंतु P4 व P2H4 की वाष्प की उपस्थिति की अशुद्धि के कारण, इनकी अशुद्धि के कारण ये किस नेचर की हो जाती है? ज्वलनशील प्रवृत्ति की हो जाती है। ठीक है, PH3 अशुद्ध है। किसकी अशुद्धि है? P4 और P2H4 की। इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं HBr से। किससे कराऊंगा? HBr से। तो केवल PH3 अभिक्रिया करती है,
केवल कौन करती है, PH3 अभिक्रिया करती है, ये दोनों अभिक्रिया नहीं करेंगे, बनाएगा PH4Br। अब इसमें डालूंगा KOH, तो वापस से एसिड बेस क्या बन जाएगा, PH3H2O और KBr। अब ये जो PH3 आई ये कैसी आई, शुद्ध आई है। ओके, अब देखो और अदर मेथड CA3PO2 के जल अपघटन से, इसके जल अपघटन से बना सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। तो जैसे नाइट्राइड का जल अपघटन होता है वैसे इसका भी क्या हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा। तो बन जाएगा CA3P2, मान लो आपने लिया डाइल्यूट HCl, तो बन जाएगा CaCl2 प्लस 2PH3। अगर आपने लिया 3 डाइल्यूट H2SO4 तो बन जाएगा CaSO4 और 2PH3। अगर आपने लिया 6H2O तो CaOH का होल ट्वाइस और ये 2PH3, ये फोस्फीन। और इसी के साथ नाइट्रोजन फैमिली हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली में ओजोन के बारे में। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली का कंपाउंड ओजोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ओजोन O3 और ये ओजोन। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करते हैं। ओजोन ये वाली स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। sp2 होता है, बॉन्ड एंगल 1 होता है। ये ध्यान रखना SO2 जो है ना उसमें ये बॉन्ड एंगल 199 डिग्री होता है। तो ओजोन में ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, दोनों ही sp2 हाइब्रिडेशन है। प्रतिचुंबकीय ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय होती है। इसके अलावा इसका कलर भी पूछा जाता है कि इसका कलर क्या होता है। हल्की नीली गैस है, गहरा नीला द्रव्य है। हल्की नीली गैस, गहरा नीला द्रव्य। और ब्लैक ठोस होता है, ब्लैक सॉलिड होता है, मतलब मैं बोलूं बैंगनी काला रंग होता है। तो सॉलिड स्टेट में बैंगनी काला कलर है, द्रव्य स्टेट में गहरा नीला है और गैस स्टेट में हल्की नीली कलर की होती है। फिर हमने बात की कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, ठीक है। ऑक्सीजन की तुलना में ओजोन उष्मागतिकी के रूप से कम स्थायी है। ऑक्सीजन की तुलना में, या फिर ऐसे लिख दूं, O2 की तुलना में ओजोन उष्मागतिकी रूप से कम स्थायी होती है। O2 की तुलना में ओजोन उष्मागतिकी रूप से कम स्थायी होती है। क्यों होती है? देखो, जब ओजोन का विघटन होगा, ओजोन का विघटन जब होता है तो बनता है 3O2। तो इधर से इधर जा रहा हो तो यहां तो 2 मोल है, यहां कितने हैं, 3 मोल है, ठीक है। तो डेल एस एंट्रोपी क्या आई, पॉजिटिव में। तो ओवरऑल में बात करूं, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसका रीजन है कि डिकम्पोजिशन क्यों होता है कि जब ओजोन का विघटन होता है तो 2 मोल से 3 मोल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है और इस विघटन से ऊर्जा मुक्त करता है। और ये डेल जी यहां क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो डेल एस तो पॉजिटिव हुआ, डेल एच नेगेटिव हुआ और डेल जी भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसके बाद आता है इसका बनाने का मेथड कि इसको हम बनाए कैसे। तो बनाने का मेथड इतना सिंपल सा मेथड है इसका। 3O2 ऑक्सीजन लें, प्योर लें, शुद्ध,
शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन आपको लेनी है। और इसको पास आउट करते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसलिए है, इसका पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ओजोन का निर्माण हो जाता है। यदि उष्मा का उत्सर्जन हो गया, यदि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज नहीं लिया जाए, यूज नहीं लिया जाए, तो ओजोन का विघटन ऑक्सीजन में हो जाता है, का विघटन O2 में हो जाता है। तो यहां बनेगा 2O3 और डेल H जो रिएक्शन का आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, मतलब एंडोथर्मिक। डेल H जो रिएक्शन का आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, मतलब रिएक्शन हमें पता लग रही है कि एंडोथर्मिक है। और ये आती है प्लस 1.4 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आती है प्लस 1.4 किलो जूल पर मोल, ये पॉजिटिव में आती है, प्लस में आती है। इसलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का पर्पज क्या है? उष्मा का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, जिससे ओजोन का निर्माण हो जाता है। यदि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज नहीं लिया जाए तो ओजोन का विघटन O2 में हो जाता है, ठीक है। फिर इसके यूज, ओजोन O2 की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, क्योंकि ओजोन के विघटन से नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। टूटती है ओजोन तो O2 और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। फिर ओजोन ऑक्सीकारक, अच्छा ऑक्सीकारक भी है, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में। तो आगे मैं बात करूं, ओजोन एसिडिक व बेसिक दोनों माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, तथा H2O2 की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है। मतलब मैं ये बोलूं कि अगर मैं ओजोन और H2O2 की रिएक्शन करवाऊंगा, ओजोन और H2O2 की रिएक्शन करवाऊंगा, तो H2O और O2 का बनेगा। तो ये यहां अपचायक है और ये यहां ऑक्सीकारक है। ये फेमस क्वेश्चन है तो ये पता होना चाहिए। ओजोन H2O2 की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो देखें, ओजोन ऑक्सीकारक कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। अब ओजोन अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा तो खुद रिड्यूस होगा किसमें? खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें? O2 में। तो देखिए आप इधर I- को लेके जाएगा I2 में, ओजोन I2 अगर एक्वस दिया हुआ है तो लेके जाएगा HiO3 में, उसका एसिड बनाएगा। Fe+2 को लेके जाएगा Fe+3 में, Sn+2 को लेके जाएगा
Sn+4 में NO2 माइनस को लेके जाएगा NO3 माइनस में, P4 का एसिड बनाएगा, H3PO4, S8 का एसिड बनाएगा, वो बनाएगा H2SO4, और इन सब में खुद ओजोन किस में चला जाएगा, O2 में, और ये ओजोन, ये ध्यान रखना। इसके अलावा H2S अगर है तो ओजोन तो O2 में चला जाएगा, इसको सल्फर में लेके जाएगा, परंतु S-2 को SO4-2 में ऑक्सीकृत करता है। परंतु S-2 को SO4-2 में ऑक्सीकृत करता है। S-2 को SO4-2 में ये क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहां S-2 को SO4 में, तो मैं यहां ये बोलूं कि PbS ब्लैक होता है, इसकी ओजोन से करवाओ या H2O2 से करवाओ, इसको PbSO4 किस में कर देगा, व्हाइट में कर देगा। ZnS को ओजोन, CuS को ओजोन, ये इनके साथ क्या बनाएगा, ZnSO4 CuSO4, मतलब S-2 को SO4- में करता है, H2S को सल्फर में लेके जाता है। तो यहां देखो PbS के काले धब्बे ओजोन व H2O2 से हटाए जाते हैं PbSO4 निर्माण के द्वारा। PbS के पुरानी पेंटिंग पे, पुरानी चित्रकारी पे अगर PbS के काले धब्बे हैं तो उनको हटाने के लिए ओजोन या H2O2 काम में ले सकते हैं, जो PbS को किस में लेके जाएंगे, PbSO4, और PbSO4 का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, जो काले धब्बे हट जाएंगे। उसके बाद ओजोन इन बेसिक मीडियम, ओजोन ऑक्सीकारक क्षारीय माध्यम Fe+2 को Fe+3 में लेके जाएगा, MnO4-2 को MnO4- में लेके जाएगा, खुद O2 में चला जाएगा। मतलब अगर ये दे दिया K4 FeCN6 और ये ओजोन, तो ये +2 में +3 में लेके चला जाएगा, K3 FeCN6 में लेके चला जाएगा। तो ये ओजोन बनाने का मेथड ज्यादा स्टेबल क्यों, लेस स्टेबल क्यों है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। एक चीज इसमें यह भी ध्यान रखना है कि I- को इसमें लेके जाती है, ड्राई I2 है तो उसके साथ अलग रिएक्शन होगी, वो तुम्हारे काम की नहीं है। इसके बाद कुछ मुझे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है, उनके बारे में मैं बात करता हूं। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वो है ब्लीचिंग एक्शन, विरंजीकारी क्रिया। इसको भी समझे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ब्लीचिंग एक्शन, विरंजनकारी क्रिया। रंगीन पदार्थ को रंगहीन करना विरंजन कहलाता है। पहले तो ये देखिए किसको बोलते हैं, रंगीन पदार्थ को रंगहीन करना विरंजन कहलाता है। रंगीन पदार्थ को रंगहीन करना विरंजन कहलाता है। अब ब्लीचिंग दो तरीके से होता है, ब्लीचिंग दो तरीके से होता है।
एक तो होता है स्थायी ब्लीचिंग और एक होता है अस्थायी ब्लीचिंग। दो तरीके से होता है, एक तो होता है स्थायी ब्लीचिंग और एक होता है अस्थायी ब्लीचिंग। स्थायी और अस्थायी ब्लीचिंग, दो तरीके से ब्लीचिंग हो सकता है। स्थायी ब्लीचिंग का मतलब ऑक्सीकरण के द्वारा होती है, ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। अस्थायी ब्लीचिंग अपचयन के द्वारा होती है। ये किसके द्वारा होती है? अपचयन के द्वारा होती है। देखो, जैसे कोई रंगीन पदार्थ है, उसका आपने करवाया ऑक्सीकरण, तो वो रंगहीन में कन्वर्ट हो गया, तो ये ऐसी ब्लीचिंग को बोलते हैं परमानेंट ब्लीचिंग या स्थायी ब्लीचिंग। यदि कोई रंगीन पदार्थ है, उसका आपने रिडक्शन करवाया, अपचयन करवाया हाइड्रोजन से, तो वो रंगहीन में बदल गया, परंतु जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आया तो एयर से वापस से क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो वापस से क्या आ सकता है, रंगीन, इसलिए हम बोलते हैं उसको रंगहीन। अब स्थायी ब्लीचिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? स्थायी के एग्जाम्पल है ओजोन ड्राई, तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, कैसे टूटेगा, ओजोन O2 और ये O और ये रेस्पॉन्सिबल होगा। H2O2, तो ये भी H2O2 भी टूट जाएगा, H2O और ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन ब्लीचिंग कर देगी। Cl2 एक्वस, तो Cl2 पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, बनाएगी HOCl, HOCl टूटेगा HCl और ऑक्सीजन में। Na2O2 प्रोक्साइड और H2O तो पहले बनाएगा H2O2 और NaOH, फिर H2O2 टूट जाएगा H2O और ऑक्सीजन में। ठीक है, ये सब HOCl, ये भी HCl और ऑक्सीजन में, ये सब परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं? ब्लीचिंग एजेंट। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और H2O तो बनाएगा CaHOCl और CaOH का होल ट्वाइज और HCl, HOCl टूट जाएगा HCl और ऑक्सीजन, ये ब्लीचिंग कर देगा। सब में ऑक्सीजन आ रही है, नवजात ऑक्सीजन आ रही है सब में, और ये नवजात ऑक्सीजन क्या कर देती है? ब्लीचिंग कर देती है। तो ओजोन ड्राई ब्लीचिंग एजेंट है, बाकी सब ये इसमें है। अस्थायी ब्लीचिंग एजेंट कौन करता है? SO2 नम मोइस्ट SO2, ये है अस्थायी ब्लीचिंग एजेंट। क्या होगा? SO2 और 2H2O रिएक्ट करेगा, H2SO4 और 2H, फिर ये रंगीन पदार्थ कांटेक्ट में आएगा 2H में और क्या हो जाएगा? रंगहीन पदार्थ। और SO2 जो है ना, SO2+4 में है, तो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह क्या करती है? ये कार्य करती है, ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है, क्योंकि SO2+4 में है। आप SO2 को मॉड्यूल से पढ़ लोगे, मॉड्यूल में इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। SO2 को आराम से आप मॉड्यूल से पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी रिएक्शन समझ में आ जाएगी, सबकी बात में कर चुका हूं। ऑक्सीकारक भी है, बट ये ब्लीचिंग का काम क्यों करती है? ब्लीचिंग का काम करती है ये अपचायक के कारण, SO2 नम ये वाला। तो ड्राई और परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट केवल ओजोन है, बाकी सबके साथ वाटर है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये सारे ब्लीचिंग एक्शन की तरह कार्य कर लेते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए। एक सिंपल सा कंसेप्ट है ब्लीचिंग एक्शन का कि कैसे होता है। इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है ड्राई एजेंट, शुष्ककारी अभिकर्मक। फिर एक कंसेप्ट अपने पास और आता है शुष्ककारी अभिकर्मक। क्या होते हैं? अच्छा, इसमें ये भी ले सकते हो ClO2, ये भी ब्लीचिंग एजेंट है। ClO2 भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। फिर है शुष्ककारी अभिकर्मक। NH3 को शुष्क
लाइम से किया जाता है। जैसे NH3 ये नम है, इसमें आपने लाइम डाला तो ये वाटर को हटाएगा, किस में जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस और NH3 ये क्या बन जाएगी, ड्राई बन जाएगी। NH3 को कंसंट्रेट H2SO4 से शुष्क नहीं किया जा सकता, NH3 को P4O10 से शुष्क नहीं किया जा सकता, NH3 को CaCl2 से शुष्क नहीं किया जा सकता। मतलब मैं इनकी बात करूं, इनसे NH3 को शुष्क नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सोल्ट बना देगा NH4 तो अमोनिया बची नहीं, ये जब इससे वाटर लेगा तो इसका एसिड बनेगा H3PO4 जो उस बेस के साथ रिएक्शन करके बना देगा NH4 का होल थ्राइज PO4, यहां बनता है CaCl2 6NH3 योगात्मक उत्पाद। कंसंट्रेट H2SO4 से H2S व H2 को शुष्क नहीं किया जा सकता, शुष्क नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, SO2 व SO3 को H2SO4 से शुष्क किया जा सकता है। PH3 को शुष्क NaOH स्टिक से किया जाता है, ठीक है। ये शुष्क का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। फेमस क्वेश्चन ये है, NH3 को लाइम का मतलब होता है CaO से शुष्क किया जाता है, बाकी से नहीं किया जा सकता। बाकी मैंने ब्लीचिंग एक्शन बताया। इसके अलावा हेलोजन कंपाउंड को हम पहले पढ़ चुके हैं, इनर्ट फैमिली को हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने कंसेप्ट वहां पे देखे थे, जो मेन पॉइंट थे वहां पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हमारा P ब्लॉक खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे S ब्लॉक और हाइड्रोजन। ओके, थैंक यू।